पृथ्वीराज ने उदल की सेना को हराया और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके बाद माहिल की चाल से नाखुश होकर उदल और उसके भाई आल्हा ने चंदेल दरबार छोड़ दिया। वे कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की सेवा करने लगे। माहिल ने तब गुप्त रूप से पृथ्वीराज को सूचित किया कि चंदेल साम्राज्य अपने सबसे मजबूत सेनापतियों के अभाव में कमजोर हो गया है। पृथ्वीराज ने चंदेल साम्राज्य पर आक्रमण किया और सिरसागर की घेराबंदी की, जो उदल के चचेरे भाई मलखान के कब्जे में था। शांतिपूर्ण तरीकों से मलखान को जीतने में असफल होने और 8 सेनापतियों को खोने के बाद पृथ्वीराज ने किले पर कब्जा कर लिया। तब चंदेलों ने युद्ध विराम की अपील की और इस समय का उपयोग आल्हा और उदल को कन्नौज से वापस बुलाने के लिए किया। चंदेलों के समर्थन में जयचंद ने अपने 2 बेटों सहित अपने सबसे अच्छे सेनापतियों के नेतृत्व में एक सेना भेजी। विभिन्न किंवदंतियों के अनुसार परमर्दी की या तो मृत्यु हो गई या हमले के तुरंत बाद सेवानिवृत्त हो गए। पज्जुल राय को महोबा का राज्यपाल नियुक्त करने के बाद पृथ्वीराज दिल्ली लौट आए। बाद में परमर्दी के बेटे ने महोबा पर फिर से कब्जा कर लिया। इस पौराणिक कथा की सटीक ऐतिहासिकता पर बहस हो सकती है। मदनपुर शिलालेख स्थापित करते हैं कि पृथ्वीराज ने महोबा को लूटा, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि चंदेल क्षेत्र पर उनका कब्जा या तो भाटों द्वारा मनगढ़ंत है या लंबे समय तक नहीं चला। ये ज्ञात है कि चौहान की जीत के तुरंत बाद परमर्दी की मृत्यु नहीं हुई या वह सेवानिवृत्त नहीं हुए। वास्तव में उन्होंने पृथ्वीराज की मृत्यु के लगभग 1 दशक बाद तक एक संप्रभु के रूप में शासन करना जारी रखा। एक सिंथिया टैलबोट का दावा है कि पृथ्वीराज ने केवल जेजाकबूती पर छापा मारा और महोबा से उनके जाने के तुरंत बाद परमर्दी ने अपने राज्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया। टैलबोट आगे कहती है कि पृथ्वीराज चंदेल क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाने में सक्षम नहीं थे। गुजरात में युद्ध खरतारा गच पट्टावली में पृथ्वीराज और गुजरात के चौकियत सोलंकी राजा भीम द्वितीय के बीच एक शांति संधि का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि दोनों राजा पहले युद्ध में थे। 5 इस युद्ध को 1187-1244 से पहले का माना जा सकता है। वेरावल शिलालेख में कहा गया है कि भीम के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार पृथ्वीराज की कमल जैसी रानियों के लिए चंद्रमा थे। यह उस विश्वास का संदर्भ है कि चंद्रोदय के कारण दिन में खिलने वाला कमल अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है। 2-3 चूंकि उस समय भीम नाबालिग थे, ऐसा प्रतीत होता है कि जगदेव ने चौक्य पक्ष की ओर से अभियान का नेतृत्व किया था। ऐतिहासिक रूप से अविश्वसनीय पृथ्वीराज रासों में चाहमान चौक्य संघर्ष के बारे में कुछ विवरण मिलते हैं। 2-5 इसके अनुसार पृथ्वीराज और भीम दोनों ही अबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी से विवाह करना चाहते थे। पृथ्वीराज का उससे विवाह होने से दोनों राजाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। इतिहासकार G.H. ओझा इस किंवदंती को काल्पनिक बताते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इच्छिनी सलखा की बेटी थी, जबकि धारावश उस समय अबू का परमार शासक था। दूसरी ओर इतिहासकार R.B. सिंह का मानना है कि सलखा अबू में एक अन्य परमार शाखा का प्रमुख था। 2-6 रासों में ये भी उल्लेख है कि पृथ्वीराज के चाचा कान्हादेव ने भीम के चाचा सारंगदेव के 7 बेटों को मार डाला था। इन हत्याओं का बदला लेने के लिए भीम ने चाहमान राज्य पर आक्रमण किया। 27 पृथ्वीराज ने नागौर पर फिर से कब्जा कर लिया और भीम को हराकर मार डाला। यह ऐतिहासिक रूप से झूठ माना जाता है, क्योंकि भीम द्वितीय का शासन पृथ्वीराज की मृत्यु के लगभग आधी सदी बाद तक चला। इसी तरह ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि सोमेश्वर की मृत्यु के समय भीम द्वितीय एक बच्चा था और इसलिए वह उसे नहीं मार सकता था। इन विसंगतियों के बावजूद नागौर में चाहमानों और चौकियों के बीच लड़ाई के कुछ सबूत हैं। बीकानेर के पास चारलू गांव में पाए गए 2 शिलालेख 1184-1241 में नागौर की लड़ाई में मोहिल सैनिकों की मृत्यु की याद दिलाते हैं। मोहिल चौहानों चाहमानों की एक शाखा है और यह संभव है कि शिलालेख पृथ्वीराज रासों में वर्णित युद्ध का उल्लेख करते हों।